हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे रिवीजन पहले के पहले 3 लेक्चर का। अब इस रिवीजन में आपके पहले वाले तीनों के तीनों वीडियो का कंटेंट कवर होगा, बट यहाँ पे सिर्फ रिवीजन है, कोई आपको समझाएगा नहीं, ठीक है। देखिए, इकोसिस्टम विजुलाइज कर सकते हैं फंक्शन ऑफ नेचर, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद में रहता है। अब यहाँ पे आपको टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक का एग्जांपल दिया हुआ है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट। ये एग्जांपल होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का। पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर और एस्चुअरी ये एग्जांपल होते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम का। अब यहाँ पे जो होता है एनर्जी फ्लो करता है, इनपुट को होता है प्रोडक्टिविटी, और ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है थ्रू फूड चेन, फूड वेब या फिर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, और आउटपुट होता है डिग्रेडेशन और एनर्जी लॉस से। हम लोग आ जाते हैं इकोसिस्टम स्ट्रक्चर में। इधर इधर बस कुछ भी नहीं है, स्ट्रैटिफिकेशन है। जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग स्पीशीज़ का, उसको हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। ट्रीज़ ऑक्यूपाई करते हैं टॉप टॉप वाला, और फिर जो लेयर ऑफ फॉरेस्ट, श्रब करते हैं सेकंड, और हर्ब्स और ग्रास करते हैं सबसे नीचे वाला स्ट्रेटा। 4 कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के: प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। यहाँ पे आपका जो एक पॉन्ड है, ये आपका सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है, और एक एग्जांपल है। एक पॉन्ड एक शैलो वाटर बॉडी है, जहाँ पे ये सारे के सारे ऊपर के कंपोनेंट्स रहते हैं। जो एबायोटिक कंपोनेंट होता है वो होता है वाटर, और सारे से डिजॉल्व इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और रिच सॉइल डिपॉजिट जो कि पॉन्ड के बॉटम में होता है। जो सोलर इनपुट होता है, और जो साइकिल ऑफ टेम्परेचर होता है, और जो डे लेंथ होता है, और दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट करते हैं रेट ऑफ फंक्शन पूरे पॉन्ड का। जो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट है वो इंक्लूड करते हैं फाइटोप्लैंक्टन, एल्गे और फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड और मार्जिनल प्लांट जो कि एजेस में मिलते हैं। और जो कंज्यूमर्स है वो रिप्रेजेंट करता है जू प्लैंक्टन, फ्री स्विमिंग और बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स। जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये होता है फंगी, बैक्टीरिया, फ्लैजिलेट्स, जो कि सबसे ज़्यादा बॉटम ऑफ द पॉन्ड में होते हैं। ये सब एक्वाटिक का है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रोडक्टिविटी में। जो कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी होता है ये बेसिक रिक्वायरमेंट होता है इकोसिस्टम का। प्राइमरी प्रोडक्शन होता है अमाउंट ऑफ बायोमास, जो कि पर यूनिट एरिया और टाइम होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के टाइम, उसको प्राइमरी बोलते हैं। प्राइमरी प्रोडक्शन मतलब कि प्राइमरी प्लांट्स जो प्रोड्यूस करते हैं बस। और इसका जो होता है ग्राम पर मीटर स्क्वायर या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे। और आपका जो प्रोडक्टिविटी होता है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, उसको हम लोग ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर बोलते हैं, ये या फिर पर ईयर, या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब इसको करने के लिए इसको डिवाइड करते हैं ग्रॉस में और नेट पे। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ग्रॉस क्या करता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम, और जो आपका एनपीपी होता है ये आपका होता है ग्रॉस प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन रेट। अब हम लोग आ जाते हैं प्लांट स्पीशीज़ में। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है ये डिपेंड करता है प्लांट स्पीशीज़ में, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है। ये और डिपेंड करता है काफ़ी एनवायरमेंटल फैक्टर्स में। 170 बिलियन टन ऑफ ड्राई वेट होता है ऑर्गेनिक मटेरियल। ये है आपका नेट प्रोडक्टिविटी पूरे के पूरे बायोस्फीयर का। और जो 70% जो सरफेस है वो किसने खाया हुआ है, ओशन ने। ओशन का प्रोडक्टिविटी है 55 मिलियन, और इसको जो बचा हुआ है वो है आपका लैंड का। अब हम लोग आते हैं डिकम्पोजिशन में। जो अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म को क्या बोलते हैं, फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं। अर्थवर्म हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को, और फिर लूजनिंग ऑफ सॉइल में भी करता है। और सिमिलरली जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, और इस प्रोसेस को हम लोग डिकम्पोजिशन बोलते हैं। डेड प्लांट्स जो होते हैं उसको कौन करता है, डेट्रिटस करता है। उस पर डेट्रिटस इंक्लूड करता है जो कि रॉ मटेरियल होता है डिकम्पोजिशन के लिए। ओके, डेट्रिटस रॉ मटेरियल होता है डिकम्पोजिशन के लिए। इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। डेट्रीवर्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको अर्थवर्म, और फिर जो कि ब्रेक डाउन करता है डेट्रिटस को स्मॉलर पार्टिकल्स में, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। और जो लीचिंग के थ्रू जो वाटर होता है, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, वो नीचे चले जाता है सॉइल के अंदर और प्रेसिपिटेट हो जाता है अनअवेलेबल सॉल्ट की तरह। बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम डिग्रेड करता है डेट्रिटस को सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, इसको हम लोग कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब इस पे आ जाता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में जो होता है, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन डिकम्पोजिशन का टाइम होता है। ह्यूमिफिकेशन से क्या होता है आपका,
डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस बनता है, इसको ह्यूमस बोलते हैं। हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन के थ्रू, और डिकम्पोजिशन जाता है काफ़ी स्लो रेट में। अब ये एक रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है। और जो ह्यूमस होता है फर्दर डिग्रेड होता है कुछ माइक्रोब्स और इनऑर्गेनिक को रिलीज़ करते हुए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मिनरलाइजेशन। डिकम्पोजिशन लार्जली एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, और ये जो रेट है ये कंट्रोल होता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस से और उसका क्लाइमेटिक फैक्टर से। ये स्लोअर होता है डेट्रिटस में जो कि रिच होता है लिग्निन और काइटिन में, और क्विकर होता है डेट्रिटस जो कि रिच होता है नाइट्रोजन वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस में जैसे कि शुगर। टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है जो कि रेगुलेट करता है डिकम्पोजिशन उसके इफेक्ट के थ्रू और एक्टिविटीज़ ऑफ सॉइल माइक्रोब्स। वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर जो होता है ये डिकम्पोजिशन करता है काफ़ी लो टेम्परेचर में, और एनारोबिक्स इनहिबिट रिजल्टिंग इन बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है आपको वार्म और मॉइस्ट में आपका करेगा फेवर और लो टेम्परेचर में नहीं करेगा। एक्सेप्ट फॉर डीप सी, यहाँ पे एक्सेप्शन आ गए, डीप सी हाइड्रोथर्मल सिस्टम। सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। अब जो ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% जो होता है वो होता है पार। 50% से भी कम आपका पार होता है फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन। हमको पता है कि जो प्लांट्स और फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया होता है ऑटोट्रॉफोफिक्स करता है सन का एनर्जी फूड बनाने के लिए सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में। प्लांट सिर्फ 2 से 10% पार को कैप्चर करता है, और इसी से पूरी लिविंग वर्ल्ड चलती है आपकी। अब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं डिपेंड करते हैं फूड में प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। इकोसिस्टम कोई एग्जाम नहीं है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ओके, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये क्वेश्चन आता है। उनको एक कांस्टेंट नीड ऑफ सप्लाई चाहिए होता है। ये जो ग्रीन प्लांट होता है इकोसिस्टम में उसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं, और एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेजर प्रोड्यूसर्स होता है हर्बेशियस और वुडी प्लांट्स, और एक्वाटिक इकोसिस्टम में होते हैं फाइटोप्लैंक्टन अलगे और हायर प्लांट्स। अब यहाँ पे जो भी है फूड चेन और वेब जो कि एग्जिस्ट करता है नेचर पे, ये स्टार्ट करता है आपके प्रोड्यूसर से और फिर वहाँ से वेब बनता है। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर्स और वेब बनता है जिससे कि एनिमल्स लोग खाते हैं, और सब एक दूसरे का फूड होता है। ये चेन और वेब बनता है क्योंकि इंटरडिपेंडेंसी की वजह से कोई भी एनर्जी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रैप नहीं रहती हमेशा के लिए। एनर्जी जो प्रोड्यूसर होता है या तो आगे पास होता है या तो ऑर्गेनिज्म मर जाता है, और जहाँ पे ऑर्गेनिज्म मरता है वहाँ पे आपका डेट्रिटस का फूड चेन स्टार्ट हो जाता है। जितने भी एनिमल्स जो डिपेंड करते हैं प्लांट में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उसको हम लोग कंज्यूमर्स बोलते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। अगर वो लोग फीड करते हैं प्रोड्यूसर्स में तो जो प्लांट है उसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। अगर वो लोग एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं तो उसको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। वैसे ही हम लोग को टर्शियरी भी मिल सकता है। प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स होते हैं, और कुछ जो हर्बीवोर्स होते हैं वो इंसेक्ट होते हैं, बर्ड होते हैं, मैमल होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, और मॉलस्क होते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में। जो कंज्यूमर्स होते हैं जो फीड करते हैं इस हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, और जिसको करेक्टिवली हम लोग प्राइमरी कार्निवोर्स बोलते हैं, और इसको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। ये एनिमल डिपेंड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर फूड और लेबल सेकेंडरी कार्निवोर। अब एक सिंपल GFC होता है ग्रेजिंग फूड चेन। तो देखो इधर ग्रास को कौन ग्रेज करता है, गोट को कौन खाता है, मैन। ओके, अब जो डेट्रिटस फूड चेन होता है ये बिगिन होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर से। ये मेडअप होता है डिकम्पोजर से जो कि हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है, मेनली फंगी और बैक्टीरिया होता है। ये डिग्रेड करते हैं डेड ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर डेट्रिटस को, इसको हम लोग सैप्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, जिसको कि हम लोग सैप्रो मतलब डिकम्पोज, और डिकम्पोजर सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिक एंजाइम जो कि बेंजाइम जो कि ब्रेक डाउन करता है डेड और वेस्ट मटेरियल को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में, जो कि वो लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब एक एक्वाटिक इकोसिस्टम में GFC ही मेजर कॉन्डोट होता है आपका एनर्जी फ्लो का। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि आपका एक्वाटिक में कौन होता है मेजर कॉन्डोट एनर्जी फ्लो का, तो क्या होता है वो GFC। ओके, और इसी के अगेंस्ट जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है काफ़ी फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज करता है डेट्रिटस फूड चेन में एज़ कम्पेयर टू GFC। तो इससे पता चल रहा है कि GFC एक्वाटिक में होता है और आपका DFC ज़्यादा होता है लैंड में। जो डेट्रिटस फूड चेन होता है कनेक्टेड होता है ग्रेजिंग फूड चेन में किसी ना किसी लेवल के साथ। जो डेट्रिटस फूड चेन होता है ये प्रे होता है GFC एनिमल के लिए एक नेचुरल इकोसिस्टम में, जैसे कि
कॉकरोचेस, क्रोज एट्सेट्रा ये ओमनीवोर्स होते हैं। ये जो नेचुरल इंटरकनेक्शन होता है फूड चेन, इससे हम लोग फूड चेन में आते हैं। ऑर्गेनिज्म जो होता है ये वो एक जगह लेते हैं जिसको ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को बिलोंग करते हैं, हर्बीवोर प्राइमरी को, और सेकंड जो होता है ट्रॉफिक लेवल वो होता है सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर कार्निवोर। और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज़ होता है, जो एनर्जी होता है वो डिक्रीज़ होते रहता है सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे। जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ते रहता है एनर्जी डिक्रीज़ होते रहता है। हर एक ट्रॉपिक लेवल का एक सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल होता है एक पर्टिकुलर टाइम में, इसको हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। और जो स्टैंडिंग क्रॉप है ये मेजर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको बायोमास बोलते हैं, या फिर नंबर ऑफ़ यूनिट एरिया में भी होते हैं। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है जो बायोमास है स्पीशीज़, इसको हम लोग करते हैं फ्रेश या फिर ड्राई वेट के तौर में करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं, और ये होता है 10% लॉस से 10% लॉ को हम लोग लेनमैन्स लॉ भी कहते हैं, क्योंकि जो 10% होता है वो आगे वाले को जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड में। अब जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है इसका शेप होता है पिरामिड जैसा, बेस होता है इसका पिरामिड का ब्रॉड होता है, वो नैरो होते रहता है एपेक्स के तरफ। अब आप उसका फूड चेन करें तो आपको ऐसा ही मिलेगा कुछ, बस इसका एक्वाटिक का अलग होता है। अब ये कैसे होता है, रिलेशनशिप एक्सप्रेस होता है टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास या फिर एनर्जी। और जो बेस होता है रिप्रेजेंट करता है प्रोड्यूसर को या फिर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को, और जो एपेक्स रिप्रेजेंट करता है टर्शरी या फिर टॉप लेवल कंज्यूमर को। अब ये जो होता है पहला होता है आपका 3 तरीके के इकोलॉजिकल पिरामिड होता है, जो कि हम लोग पिरामिड ऑफ नंबर होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये जो आपका जो सब अपराइट होते हैं, एनर्जी वाला हमेशा अपराइट होता है, यहाँ पे भी आपका अपराइट हो रहा है तो ये लैंड वाला है, यहाँ पे भी आपका अपराइट हो रहा है तो ये आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का है, ये बायोमास का है। अगर आपका अगर डाउन है ना, डाउन वाइज है तो ये हो जाता है आपका एक्वाटिक। आपको अगर डाउन वाला ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपका कहीं पे भी डाउनवर्ड दिख रहा है तो फिर वो आपका एक्वाटिक है बस, और एनर्जी का तो कभी हो ही नहीं सकता, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा उसका आंसर। यहाँ पे आपका एनर्जी है तो यहाँ पे आपका 10% लॉ लग रहा है। कोई भी कैलकुलेशन जो जनरलाइजेशन हम बनाते हैं वो कुछ ही इंडिविजुअल में रहता है। अब एक गिवन स्पीशीज़ ना एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल भी कर सकते हैं, जैसे कि जो आपका स्पैरो होता है ये प्राइमरी कंज्यूमर होता है जब ये सीड खाता है और फ्रूट खाता है और पी खाता है, और सेकेंडरी कंज्यूमर होता है जब वो इंसेक्ट और फिर वॉर्म खाता है। अब यहाँ पे जो होता है इसका जो मोस्ट इकोसिस्टम होता है, जो पिरामिड्स होते हैं नंबर, एनर्जी और बायोमास, ये अपराइट होता है, मतलब कि प्रोड्यूसर ज़्यादा नंबर में होता है और बायोमास का भी ज़्यादा होता है, और हर्बीवोर्स भी ज़्यादा नंबर में होते हैं तो बायोमास और कार्निवोर्स का कम होता है। ऑल्सो जो एनर्जी होता है लोअर ट्रॉफिक लेवल में हमेशा ज़्यादा होता है ऊपर के कंपैरेटिवली। वहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज जनरलाइजेशन में, जैसे कि आप एस्टिमेट कर सकते हैं स्मॉल बर्ड डिपेंडिंग ऑन द इंसेक्ट और लार्जर बर्ड्स ईटिंग द स्मॉलर। जो पिरामिड है ऑफ बायोमास इन सी जनरली इन्वर्टेड होता है, क्योंकि बायोमास ऑफ फिश जो होता है फाइटोप्लैंक्टन से बहुत ही ज़्यादा होता है। फाइटोप्लैंक्टन आपका प्राइमरी कंज्यूमर है। और आपका जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है हमेशा अपराइट होता है, कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता, क्योंकि एनर्जी कम होता रहता है ऊपर आता है 10% लॉ के मुताबिक। जो आपका यहाँ पे सर्टेन लिमिटेशन होता है इकोलॉजिकल पिरामिड में, जैसे कि ये आपके सेम स्पीशी को नहीं करता बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल, स्पीशीज़ को नहीं बताता है ये एज्यूम करता है एक सिंपल सा फूड चेन जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता नेचर में, और ये एकोमोडेट नहीं करता फूड वेब को। और ये जो सैप्रोफाइट्स होते हैं इसको कोई भी जगह नहीं दी गई है इकोलॉजिकल पिरामिड्स में। हम लोग आ जाते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसका जो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कम्युनिटी का, कि उसका जो कंपोजिशन और स्ट्रक्चर होता है कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, जो कि ऑर्डरली और सीक्वेंशियल होता है और पैरेलल होता है चेंजेस इन फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, इससे कि फाइनली एक कम्युनिटी बनता है जो कि नियर इक्विलिब्रियम में होता है एनवायरनमेंट के साथ, और इसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और जो ग्रेजुअल और फेयरली प्रिडिक्टेबल जो चेंज होता है स्पीशीज़ कंपोजिशन में गिवन एरिया को, उसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन के दौरान कोई स्पीशीज़ कॉलोनाइज करते हैं एक एरिया में, उनका पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पे कि पॉपुलेशन दूसरे स्पीशी का कम होता है और तो डिसअपेयर भी हो जाता है। जो एंटायर सीक्वेंस है कम्युनिटी का वो सक्सेसिवली चेंज होता है गिवन एरिया में, जिसको हम लोग सेयर्स बोलते हैं, जहाँ पे चेंज हो रहा है उसको सेयर्स बोलते हैं। जो इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटी होता है उसको हम लोग
चेंज होता है डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ एंड ऑर्गेनिज्म, जिससे कि इंक्रीज़ क्या होता है आपका नंबर ऑफ स्पीशीज़ और ऑर्गेनिज्म, इंक्रीज़ इन टोटल बायोमास होता है। और प्रेजेंट डे आपका जो कम्युनिटी होता है इस पे सक्सेशन हो रहा है, और जो सक्सेशन और एवोल्यूशन होता है ये एक पैरेलल प्रोसेस थे उस टाइम के, हाँ उस टाइम के होते होंगे। अब जो सक्सेशन होता है एक प्रोसेस होता है जो कि स्टार्ट होता है एक एरिया में जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहता, और ये एक ऐसा एरिया हो सकता है जहाँ पे कि एकदम बेयर रॉक हो, जहाँ पे आज तक कभी भी नहीं किया था एग्जिस्ट, या फिर ऐसे जहाँ पे कभी ना कभी एग्जिस्ट करते थे अभी नहीं है। जहाँ पे कभी एग्जिस्ट नहीं किया उसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, जहाँ पे बाद में करते थे, जहाँ पे पहले करते थे और फिर बाद में अभी नहीं कर रहे उसको हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स प्राइमरी सक्सेशन जो होता है इसका एग्जाम्पल आपका न्यूली कूल लावा, बेयर रॉक और न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड या फिर रिजर्वायर। और जो बायोटिक कम्युनिटी है जनरली स्लो होता है यहाँ पे आपको सिविलाइजेशन करने के लिए। अब एक बायोटिक कम्युनिटी एक डाइवर्स ऑर्गेनिज्म इस्टेब्लिश हो सकता है, उसके लिए आपको एक सॉइल की ज़रूरत होती है, और ये डिपेंड करता है मोस्टली क्लाइमेट में, और ये नेचुरल प्रोसेस लेता है जो कि 100 से 1000 साल ले लेता है एक फर्टाइल सॉइल को बनाने के लिए बेयर रॉक में। सेकेंडरी सक्सेशन बिगिन होता है एरिया में जहाँ पे नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी थी लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो गई, जैसे कि अबैंडन फार्मलैंड, बर्न्ड या फिर कट फॉरेस्ट लैंड्स जो कि फ्लड हो चुकी है, और यहाँ पे कुछ सॉइल या फिर सेडिमेंट बाकी रहता है, इसलिए सक्सेशन यहाँ पे जल्दी होता है। अब जो आपका डिस्क्रिप्शन होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन का यूजुअली फोकस करता है चेंजेस इन वेजिटेशन। हाउएवर ये जो वेजिटेशनल चेंजेस होते हैं अफेक्ट करता है फूड और शेल्टर काफ़ी टाइप के एनिमल्स के लिए, और जो सक्सेशन प्रोसीड करता है नंबर और टाइप ऑफ एनिमल और डिकम्पोजर्स भी चेंज होते हैं किसी भी टाइम। सेकेंड जो नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस डिस्टर्बेंस होता है, ये देखिए जैसे कि फायर डिफॉरेस्टेशन ये कन्वर्ट कर देता है एक पर्टिकुलर सीरियल स्टेज सक्सेशन को एक अर्लियर स्टेज, मतलब कि जल्दी आपका सक्सेशन होता है अगर उससे। हम लोग आए सक्सेशन ऑफ प्लांट में। सक्सेशन ऑफ प्लांट होता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ हैबिटेट, भले वो वाटर है मतलब कि काफ़ी वेट एरिया या फिर ड्राई है, इसको हम लोग हाइड्राक बोलते हैं फिर जीराक बोलते हैं। हाइड्राक वेट एरिया में होता है, जीराक आपका ड्राई एरिया में होता है, और ये जाता कहाँ पे फाइनली म्यूजिक कंडीशन में जहाँ पे दोनों के दोनों हाइड्राक और जीराक सक्सेसफुली लीड करते हैं एक मीडियम वाटर कंडीशन है जिसको हम लोग म्यूजिक बोलते हैं। इसका मतलब होता है ना ज़्यादा ड्राई और ना ज़्यादा वेट। जो स्पीशीज़ होता है जो इन्वेट करते हैं एक बेयर एरिया को उसको हम लोग पायनियर स्पीशीज़ बोलते हैं। प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक्स जो यूजुअली होते हैं आपके लाइकेंस जो कि सिक्रीट करते हैं एसिड जो कि रॉक्स को डिज़ोल्व करते हैं और वो टूट जाता है उससे सॉइल बनता है। इससे आपके और कुछ छोटे छोटे प्लांट बनते हैं जैसे कि ब्रायोफाइट्स बनता है जो कि इस छोटे छोटे अमाउंट के सॉइल को पकड़ कर रखता है और धीरे धीरे ये एक बड़े से प्लांट में उसको बनाते रहते हैं। और कुछ स्टेजेस के बाद एक स्टेबल क्लाइमैक्स फर्स्ट बनता है और जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी रिमेन करता है स्टेबल जब तक एनवायरनमेंट चेंज नहीं रहता, अनचेंज रहता है। जो ज़ीरोफाइटिक हैबिटेट होता है ऐसे कि वो मीज़ोफाइटिक में चला जाता है। प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर यहाँ पे पूरा डायग्राम में दिया हुआ है। पायनियर्स होता है आपके स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन जो कि रिप्लेस होते हैं आपके रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट से। फिर उसके बाद आपके रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म आ जाते हैं जिससे कि फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स आते हैं। फिर आपके रीड स्वैम्प आते हैं, फिर मार्श मेडो, फिर स्क्रब और फिर फाइनली ट्रीज आते हैं। इससे आपका एक फॉरेस्ट बन जाएगा और जो वाटर बॉडी है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके लैंड में। सेकेंडरी सक्सेशन में जो स्पीशीज़ होते हैं जो इन्वेड करते हैं डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ सॉइल में, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और जो इन्वायरमेंट होता है ये सीड्स और दूसरे प्रोपैगुलेट प्रेजेंट होते हैं। सॉइल वहाँ पे रहता है तो जो रेट ऑफ सक्सेशन होता है काफ़ी फास्ट होता है और क्लाइमैक्स रीच बहुत जल्दी होता है। ये आपका डायग्राम है जो अभी मैंने पढ़ाया उसी चीज़ का, और साल लग जाते हैं क्लाइमैक्स रीच करने के लिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो सक्सेशन जो होता है वो आपका प्रोसीड करता है आपका म्यूज़िक में, फाइनली वो जहाँ पे भी जाए वो फाइनली म्यूज़िक में ही आता है। हम लोग आ जाते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। जो आपका अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट होता है जैसे कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ये एक भी मतलब किसी भी सॉइल में रहते हैं गिवन टाइम इसको हम लोग स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। ये अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम पे डिपेंड करता है और सीजनल बेसिस पे भी डिपेंड करता है। अप्रिशिएट की जो न्यूट्रिएंट्स है वो कभी लॉस्ट नहीं होते इकोसिस्टम से और वो रिसाइकल होते हैं और फिर से इकोसिस्टम में घूमते रहते इधर से उधर। जो मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट होता है अलग अलग जगह से हम लोग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बोलते हैं। दूसरा नेम ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता है आपका बायो जियोकेमिकल साइकिल। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो मतलब रॉक, एयर और वाटर। न्यूट्रिएंट साइकिल दो तरीके के होते हैं, गैशियस और सेडिमेंट्री।
जो आपका रिजर्वायर होता है गैसियस टाइप का, वो होता है नाइट्रोजन और कार्बन साइकिल, जो कि एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में। और सेडिमेंट्री साइकिल के लिए होता है आपका सल्फर और फॉस्फोरस। जो रिजर्वायर होता है ये लोकेटेड होता है अर्थ के क्रस्ट पे, और इसका एनवायरनमेंट फैक्टर जैसे कि सॉइल, मॉइस्चर, पीएच और टेम्परेचर रेगुलेट करता है रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट को एटमॉस्फेयर में। जो फंक्शन होता है रिजर्वायर ये होता है कि मीट करने के लिए डेफिसिट जो कि ऑकर होता है इम्बैलेंस इन द रेट ऑफ इनफ्लक्स और ईफ्लक्स। आपका जो कार्बन कंस्टिट्यूट करता है 49% ऑफ ड्राई वेट ऑर्गेनिज्म का, और जो आपका टोटल क्वांटिटी जो होता है 71% कार्बन आपका ओशन पे रहता है। और जो ओशनिक रिजर्वर होता है वो रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर पे। और जो एटमॉस्फेयर में सिर्फ 1% पूरे के पूरे ग्लोबल कार्बन का रहता है। फॉसिल फ्यूल रिप्रेजेंट करता है रिजर्वर ऑफ कार्बन को। कार्बन साइक्लिंग ऑकर होता है एटमॉस्फेयर के थ्रू, हमने पढ़ा है। और जो ओशन और थ्रू लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म एक एस्टिमेट करता है 4 × 10⁻13 kg ऑफ कार्बन फिक्स्ड रहता है एनुअली बायोस्फीयर में फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कार्बन रिटर्न करता है CO2 में रेस्पिरेटरी एक्टिविटी के थ्रू, जो कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स करते हैं। डिकम्पोजिशन भी कंट्रीब्यूट करता है CO2 पूल प्रोसेस करके वेस्ट मटेरियल डेड ऑर्गेनिक मैटर को लैंड और ओशन में। कुछ अमाउंट ऑफ फिक्स कार्बन जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है सेडिमेंट्स में और रिमूव हो जाता है सर्कुलेशन के थ्रू। बर्निंग ऑफ वुड, फॉरेस्ट फायर, कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, इन सब से आपका CO2 निकलता है। ठीक है, किससे? बर्निंग ऑफ वुड से, फॉरेस्ट फायर, कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, फॉसिल फ्यूल से, वॉल्केनिक एक्टिविटी, और दूसरे से भी आपका CO2 एटमॉस्फेयर में जाता है। ह्यूमन एक्टिविटी से भी आपका काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ है कार्बन साइकिल। रैपिड डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और मैसिव बर्निंग हो रहा है फॉसिल फ्यूल का एनर्जी और ट्रांसपोर्ट के लिए। इससे आपका रेट ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। इकोसिस्टम फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस होता है आपका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का होता है फॉस्फोरस, और न्यूक्लिक एसिड और सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम। काफ़ी एनिमल्स को भी एक क्वांटिटी चाहिए होता है शेल्स बनाने के लिए, बोन्स बनाने के लिए और टीथ्स बनाने के लिए। जो नेचुरल रिजर्वर होता है फॉस्फोरस का वो होता है आपका रॉक, जिसपे कि फॉस्फोरस होता है कौन से फॉर्म में? फॉस्फेट। जब टूटता है तो फिर छोटे छोटे अमाउंट बनते हैं फॉस्फेट के, जो कि डिजॉल्व हो जाते हैं सॉइल में और एब्जॉर्ब कर लेते हैं रूट्स, प्लांट्स और हर्बीवोर्स और दूसरे एनिमल ऑब्टेन करते हैं इस एलिमेंट को प्लांट्स के थ्रू। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और डेड ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज होते हैं फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया के थ्रू, जो कि फॉस्फोरस रिलीज़ करते हैं। अनलाइक कार्बन साइकिल यहाँ पे कोई भी रेस्पिरेटरी रिलीज नहीं होता है फॉस्फोरस का इनटू एटमॉस्फेयर। जो दूसरे दो मेजर होते हैं वो होता है बिटवीन कार्बन और फॉस्फोरस साइकिल। ये जो डिफरेंस है एटमॉस्फेरिक इनपुट्स ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल काफ़ी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बन। और सेकेंडली जो आपका गैशियस एक्सचेंज होता है फॉस्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट, ये लिटरली नेग्लिजिबल होता है। अब यहाँ पे जो आपका रॉक मिनरल है आपका फॉस्फोरस है, और फिर यहाँ पे वेदरिंग हुआ मतलब इसको तोड़ा और फिर ये आपका है। और जाते हम लोग इकोसिस्टम सर्विसेज में। इधर जो प्रोडक्ट्स और इकोसिस्टम जिसको हम लोग जो भी आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं ना इकोसिस्टम, उसको हम लोग इकोसिस्टम सर्विसेज बोलते हैं। जैसे कि एक हेल्दी फॉरेस्ट क्या करता है, हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम ये प्यूरिफाई करता है एयर को, वाटर को, मिटिगेट करता है ड्रॉट्स को, फ्लड्स को, साइकिल करता है न्यूट्रिएंट्स को, जनरेट करता है फर्टाइल सॉइल को, प्रोवाइड करता है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, मेंटेन करता है बायोडाइवर्सिटी, पॉलिनेट करता है क्रॉप्स को, प्रोवाइड स्टोरेज करता है कार्बन के लिए, और प्रोवाइड करता है एस्थेटिक, कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यू। अब हम लोग अगर इसके ऊपर एक टैग लगाए, इसके ऊपर काफ़ी हेफ्टी टैग होता होगा है ना इतना सारा काम करने के लिए, तो रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा और उसके कलीग्स ने इसके ऊपर प्राइस टैग लगाने के लिए काम किया, जो कि आपका आया $33 ट्रिलियन एक साल का, जो कि हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इकोसिस्टम फ्री में दे रहा है, जो कि आपका ट्वाइस होता है वैल्यू ऑफ GPP, मतलब GNP। हाँ, तो फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन जो कि होता है प्रोडक्ट जो कि होता है $18 ट्रिलियन। 18 का भी ऑलमोस्ट डबल होता है 33 ट्रिलियन। और जिसका कि टोटल कॉस्ट होता है जो सॉइल होता है फॉर्मेशन, ये होता है 50% कॉस्ट होता है आपका सॉइल फॉर्मेशन। और कंट्रीब्यूट करता है दूसरे सर्विसेज जैसे कि रिक्रिएशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जो कि 10% से भी कम है एक के लिए। और कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन और हैबिटेट ऑफ वाइल्ड फायर ये होता है 6% ईच। तो बस हो गया आज के लिए इतना ही। बाय गाइस।